अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपना RIT पार्ट 2 का चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे थे, रेडिएशन प्रोटेक्शन, जिसमें हमने अपना नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करना है वार्मिंग लाइट्स एंड साइंस। दे शुड बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एक्सरे रूम टू अलर्ट द जनरल पब्लिक अवेयर नेवर ऑन एक्सपोजर इज़ हैविंग मेड। तो उन्होंने कहा है कि हमने वार्निंग लाइट्स लगानी चाहिए जो कि ये हमें शो करे पब्लिक को कि अंदर एक्सपोजर हो रहा है, ताकि वो उधर रुक सके और उन्हें एक्सपोजर ना मिले। अलाउ ओनली द पर्सन टू बी रेडियोग्राफ इन द रूम। उसके बाद सिर्फ जो रेडियोग्राफर होते हैं उनको रूम में अलाउ किया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट, करेक्ट पोजिशनिंग, किलो वोल्टेज एक्सपोजर एंड फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन मस्ट बी यूज टू प्रिवेंट नीड फॉर रिपीट फिल्म्स। उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी पोजीशन करेक्ट रखनी है, KVP और एक्सपोजर है उसका करेक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन हमने सही रखना है, ठीक है, ताकि उसको रिपीटेड एक्सपोजर ना दिए जा सके। द प्राइमरी बीम मस्ट बी एक्यूरेटली लिमिटेड विथ कॉन्स, अपर्चर्स और लाइट बीम डायफ्राम्स। उसके बाद हमने बीम को भी एक्यूरेट रखना है, ठीक हो गया। उसका गोनोडल शील्ड शुड बी यूज फॉर चिल्ड्रन टू प्रिवेंट अननेसेसरी एक्सपोजर टू गोनेट्स। उसको जो चिल्ड्रन होते हैं हमने उसके जो क्या करना है, उसको हमने प्रोटेक्टिव शील्ड्स पहनानी है ताकि जो उनके जो गोनेट्स हैं वो उनको अननेसेसरी एक्सपोजर ना मिले। फास्ट फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन शुड बी यूज फास्ट, अगर हमें फिल्म से यूज़ करनी चाहिए। नोटिस शुड बी डिस्प्लेड इन वेटिंग रूम्स एंड चेंजिंग क्यूबिकल्स, इंस्ट्रक्टिंग पेशेंट टू इन्फॉर्म द रेडियोग्राफर बिफोर दे आर रेडियोग्राफ इफ़ दे आर और थिंक दे मे बी प्रेगनेंट। उसके बाद नोटिस लगाया हुआ चाहिए वेटिंग रूम में कि जो प्रेगनेंट वूमेंस हैं, ठीक हो गया, वो अंदर अलाउड ना हो, ठीक हो गया। प्रेग्नेंट वूमेन जो है उसको, और उसके अलावा उनका है जो प्रेग्नेंट पेशेंट है वो भी क्या रेडियोग्राफर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो भी स्कैन नहीं कर सकती। उसके बाद क्या है कि अंडर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रेडिएशन ऑफ द फीटस शुड बी अवॉइडेड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पेशेंट एंड अप्रोप्रिएट कवरिंग। उसके बाद उनका है कि अगर ज़्यादा सीवियर केस हो, एक्सेस ज़रूरी हो, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने प्रोटेक्टिव शील्डिंग यूज़ करनी है ताकि फीटस को प्रोटेक्ट किया जा सके रेडिएशन से। उसके बाद रेडिएशन यूनिट्स क्या होते हैं, रोटिंगन हम जो है यूज़ करते हैं, जो कि रेडिएशन एक्सपोजर का यूनिट होता है। रेड होता है वो एब्जॉर्ब डोज का यूनिट होता है। ग्रे जो होता है एब्जॉर्ब डोज का SI यूनिट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद साइबर्ट क्या है, वो भी एब्जॉर्ब डोज के इक्वल होता है। रेडिएशन डोज टू स्टाफ इज़ मेजर्ड इन MSV अकॉर्डिंग टू UK रेगुलेशन 199। द डोज लिमिट्स आर, डोज लिमिट्स क्या होंगी, स्टाफ के लिए 20 MSV होती है, ट्रेनर्स जो होते हैं उसके लिए 6 MSV, पब्लिक विजिटर्स के लिए 1 MSV, आइस में 150 MSV, 50 MSV भी हो सकती है या 15 MSV भी। उसके अलावा ऑर्गन्स के लिए हम डिफरेंट बेसिकली ये डोज रखते हैं, 500 और 150 और 50 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद रेडिएशन हैज़र्ड्स क्या होंगे, 2 टाइप के हैज़र्ड्स आते हैं, स्टोचस्टिक इफ़ेक्ट्स और नॉन स्टोचस्टिक इफ़ेक्ट्स, ठीक है जी। नॉन स्टोचस्टिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज डर्मेनिस्टिक इफ़ेक्ट्स, इसको डर्मेनिस्टिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। दे आर डोज डिपेंडेंट, ये डोज पे डिपेंडेंट होते हैं। दिस इफ़ेक्ट्स इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन रेडिएशन डोज, ये तब इंक्रीज़ होते हैं जब हम रेडिएशन डोज को इंक्रीज़ करते हैं। जिस तरह कैटरेक्ट है, अगर किसी को आइस का इशू है, स्किन डैमेज है, बोन मैरो का लॉस हो सकता है, स्टेरिलिटी हो सकती है इसमें, ठीक हो गया। These effects may be encountered with doses in radiation therapy and intermittent exposure to large doses of radiation. These effects can be divided into, ठीक हो गया। ये किसकी वजह से होते हैं, ये रेडिएशन डोज को ज़्यादा करने की वजह से होता है, ठीक हो गया। उसके बाद कौन सी सिंड्रोम हो सकती है, प्रोड्रोमल सिंड्रोम। इट अकर विद रेडिएशन डोज इज एक्सेस टू 100 रेड डिलीवर टू टोटल बॉडी। उसके बाद उनका है कि अगर हम रेडिएशन जो डोज है वो 100 रेड से ज़्यादा दे दें पूरी बॉडी में, तब होता है नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया, लिकोपनिया एंड द फीचर्स ऑफ दिस, जो कि इन सब डिजीज़ की मतलब फीचर्स होते हैं। हीमेटोलॉजिक सिंड्रोम हो सकती है, ये तब होता है जब हम एक्सपोजर 200 से 1000 रेड का रेडिएशन दें। इसके फीचर्स क्या होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपनिया हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्लड लॉस को कहते हैं, फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है,
ठीक है। उसके अलावा ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम्स कौन से होंगे? जब हम 1000 से 5000 रैड की रेडिएशन देते हैं तो फिर क्या हो सकता है, सारी वही सिम्टम्स होंगी, लेकिन क्या होगा उसमें आगे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएगा, लिथर्जी हो जाएगा, फैटिग हो जाएगा, शॉक हो सकता है, उसका बीपी ड्रॉप हो सकता है। ये सारे फीचर्स होंगे। सीएनएस पे क्या इफ़ेक्ट होगा इसका? अगर हम 5000 से ज़्यादा रेडिएशंस दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? नोज़िया, वॉमिटिंग, एनीमिया, लिकोपनिया, हेमरेज, फीवर, इन्फेक्शन, एथेजिया, एडिमा, वस्कुलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारी डिजीज़ इसके फीचर्स हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब 50/30 क्या होती है डोज? इट इज़ द डोज ऑफ रेडिएशन टू द होल बॉडी डेट रिजल्ट इन डेथ विद इन 30 डेज टू 50% ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम इससे भी ज़्यादा डोज देते हैं तो क्या हो जाती है कि पेशेंट की विद इन 30 डेज़ में 50% चांसेस है कि उसकी डेथ हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोचस्टिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। दे आर ऑल और नॉन इफेक्ट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इफेक्ट अकरिंग इंक्रीजेज विद डोज अदर द डिजीज़ विच डेवलप और द डिजीज़ विल नॉट डेवलप। ये क्या इफेक्ट होता है? ये तब होता है जब हम डोज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन इसमें चांसेस होते हैं कि डिजीज़ डेवलप होगी या नहीं होगी। इसमें क्या हो सकता है? ल्यूकेमिया हो सकता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स का इशू हो सकता है, और कैंसर हो सकते हैं। ओके जी, ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।